हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 8 के 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 4th चैप्टर में आ चुके हैं। 4th चैप्टर में हम लोग कृषि के बारे में पढ़ना है कि कृषि किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है, कहाँ पे किस प्रकार की कृषि होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं चैप्टर 4 कृषि में। गुरप्रीत, मधु और टीना, ये तीनों नाम हैं जो एक गांव से गुजर रहे। तो वहाँ उन लोगों ने उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से पूछा, वो गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला। यानी कि जब गेहूं की खेती हो तो गेहूं की खेती होने से पहले उसमें खाद को डाला जाता है, ठीक है। और उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी या बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। डबल रोटी यानी ब्रेड जिसे हम बोलते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया से मिलती है। यह प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया है। यानी कि जब किसी पौधे से कोई पदार्थ जो बनाया जाता है तो वो 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। पहला होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्रियाएं क्या है, इसके बारे में हम लोग भी जाने। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाए जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। यानी कि जो प्रकृति जहाँ से उसका उत्पादन होता है, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब उत्पादन हुआ, वह प्राथमिक क्रियाएं हो जाती है, ठीक है। और कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण है। द्वितीय क्रियाएं कृषि में सबसे ज़्यादा धान, चावल, गेहूँ, जितनी सारी खेती होती है वो सारे, मत्स्य हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और संग्रहण जो जहाँ हम लोग उसको कलेक्शन करते हैं एक जगह, ये सारे प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इसका निर्माण, डबल रोटी बनाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीय क्रियाएं तृतीय क्रियाएं जो होती है तृतीय क्रियाएं जो होती है वह तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से सेवा कार्यों का सहयोग प्रदान करती है। जो प्राथमिक और द्वितीय जो होती है उनसे जो सेवा, यानी कि सेवा का मतलब कि किसी की सेवा करने में हो गया, जैसे कि उनसे कोई पदार्थ बना के उन लोगों तक पहुंचाना जो इनसे वंचित होते हैं, वह तृतीय क्रिया। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फलों को उगाना, पशुधन पालन इनमें सम्मिलित है। विश्व में 50% लोग कृषि संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत के 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य। यानी कि वहाँ की जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए, मृदा भी अच्छी होना चाहिए और स्थलाकृति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वहाँ पे अच्छी फसल हो सकती। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषि भूमि कृषिगत भूमि कहलाती है। जैसे कि चित्र 4.1 में हम लोग आगे देख सकते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में से जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है हम लोग का, शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये हम लोग का मैप है जिसमें हम लोग इस बारे में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि महासागर कौन कौन से होते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ये जब मैप को एक ग्लोब पे जब लिया था तो ये दोनों, ये छोर और ये छोर दोनों एक जगह सट जाते हैं, इसलिए ये 2 जगह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। अब आते हैं हम लोग महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप एक आर्कटिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं ये मकर रेखा। मकर रेखा भारत विश्व के किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मकर रेखा के बाद कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत विश्व के किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कौन सा ऐसा महाद्वीप जिससे नहीं गुजरती, तो एशिया है, जिससे कि कोई भी रेखा नहीं गुजरती, ना कर्क, ना विषुवत, ना मकर रेखा। विषुवत रेखा ये बीच वाली होगी है जो किन किन महाद्वीपों से होती है, तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया,
इन सारी चीज़ों को मैंने पीछे वाले वीडियो में एक मैप का डिस्क्रिप्शन किया है, जिसमें आप वहाँ पे जाके इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, कौन से महाद्वीप हैं। अब आते हैं हम लोग, क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर, जिसका मीनिंग होता है कृषि। मृदा की जुताई, फसलों की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इससे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर से रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पिस्सीकल्चर, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। पिस्सीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसी यानी पीसीसी हो गया मत्स्य। विटीकल्चर दाक्षर कृषि यानी अंगूरों की खेती, विटी। हार्टिकल्चर यानी उद्यान, उद्यान से संबंधित जो सब्जियों, फूलों और बागों का, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किन किन से संबंधित, सब पूछ देंगे। एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? कृषि से। सेरीकल्चर रेशम, फिशिकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर दाक्षरा, हार्टिकल्चर उद्यान। यहाँ पे एक छोटी सी दिया गया, इसे भी देख सकते हैं। उसके बाद है कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाए। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीन और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निर्गत और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं। इसके अंतर्गत इसका तंत्र से निर्गतों का अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार। कृषि दो प्रकार के होते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से होते हैं। भौगोलिक दशा, उत्पादक की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में से वर्गीकृत जाती है। यह निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती थी। यानी कि निर्वाह कृषि से हो गया कि जैसा कि मेरा निर्वाह हो जाए उस परिवार का, यानी कि भरण पोषण हो जाए, बस उतना ही भर कृषि होती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम कृषि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण होती है। आदिम मानव पहले क्या करते, एक जगह तो रहते नहीं थे, इससे वो हमेशा कृषि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, जब जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ कृषि करते रहते, इसलिए इसको आदिम निर्वाह कृषि को में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचालन सम्मिलित है। अब आते हैं जैविक कृषि। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद हो गया, जैसे गोबर, घास फूस जो सड़ जाते हैं एक खाद के रूप में बन जाते हैं, वह जैविक खाद कहलाते हैं। और रासायनिक खाद जैसे यूरिया, पोटास जो हम लोग बाज़ारों से खरीदते हैं वह रासायनिक खाद हो जाते हैं। जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अब आता है स्थानांतरित कृषि। अमेजन बेसिन जो है बेसिन के सघन वन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अमेजन बेसिन जो है वो अफ्रीका में है। दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित यह भारी वर्षा और वनस्पति का तीव्र पुनर्जागरण वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना। चलवासी पशु चारा। चलवासी सहारा जो है वो अफ्रीका में है कि अर्धशुष्क अशुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचालक अपने चारकों के साथ चारे और पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जल वायविक बदलाव और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट,
मवेशी या और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, यानी शीतोष्ण घास तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। कि वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशु धन पालने के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। अब यहाँ पे एक हम लोग के छोटे टॉपिक्स आ जा रहे, क्या आप जानते हैं, ये पूछते हैं क्वेश्चन। झूमिंग है वह उत्तर पूर्वी भारत में आ गया। मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं वो आ जाते हैं। मिल्पाई ये मैक्सिको में होते हैं। रोप का ब्राज़ील में है। लदांग जो है ये मलेशिया में होती है खेती। अब आते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल या उष्णकटिबंधीय सब बारे में, उष्णकटिबंधीय किन क्षेत्रों को कहते हैं, ये सारी चीज़ें पीछे की वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान जब भी होगा वो विषुवत रेखा के नज़दीक होता है, इसीलिए वहाँ पे यानी कि धूप ज़्यादा चाहिए। अधिक आर्द्रता और वर्षा की भी आवश्यकता होती है। यह फसल चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है। जल को ओढ़ ले में सर्वोत्तम ढंग से बनते। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई, एक साल में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि कर्तन में तो फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है गेहूं के समय, और इसका विकास सुअपवाहित दुम्मत मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट जो होते हैं, मिलेट्स, ये ज्वार, बाजरा, रागी सबको बोला जाता है। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिससे कम वर्षा और उच्च मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाया जाता है। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में भी उगाई जाती है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित यानी कि ठंडा के दिन होना चाहिए दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह
काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोच्च उत्तम उगाए थे। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। पटसन को जो होते हैं सुनहरा रेशा, सोना, काला सोना कोयला को बोला जाता है, यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ को। और पटसन हो गया सुनहरा रेशा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और ऐसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के लिए अग्रणी। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाह दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में होती है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में। कॉफ़ी के पौधे की कुछ एक रोचक तथ्य है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के भी नाम से जानते हैं? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब आते हैं कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी के खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपने बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चाय बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय पदार्थ है, यानी चाय हम लोग पीते हैं, खाते नहीं हैं, इसीलिए ये पेय पदार्थ है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाह दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उच्च उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, जबकि जनसंख्या वाले विकासशील देश, विकासशील और विकसित देश दो तरह के होते हैं। विकासशील की जो पहले अभी विकास कर रहे हैं, और विकसित जो पहले से बहुत विकसित, जैसे अमेरिका है, और भारत जो है वो विकासशील देश है। अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जब छोटी जोतों पर समान जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मर, एक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु की स्थिति के संतुलित विकासशील विकसित देशों की कृषि को जाने। भारत एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अलीदाबाद एक छोटा सा गाँव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्षों के एक अंतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह देता है। वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यदि उसे मित्र अभी भी बैलों से खेतों की जुताई के पारंपरिक विधि का प्रयोग होता है। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियाँ। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वो वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार में अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार
ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के कुछ कदम उठाए। संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्राकृतिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्य फार्म रखते हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, जिसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो से उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने के लिए मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग संबंधित विविध संक्रियाओं से करता है। यानी कि वह जितने भी आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उन चीज़ों को वो यूज करता है, जिससे कि उसकी उपज ज़्यादा होती है। मार्केट में, बाजार में वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है। अनाज स्वचालित अनाज भंडारण के संचित किया अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर की तरह। अब हम लोग का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं कि कृषि क्या है। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहा है। स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानि है। रोपण कृषि क्या है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में मदद करती है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं, यहाँ पे दिया गया, जिससे आप लिख सकते हैं। कृषि क्या, फसलों, फलों, सब्जियों, फलों को उगाना, पशुधन जैसे प्राथमिक क्रियाओं को कृषि करते हैं। उन कारकों नाम जो कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, जलवायु। स्थानांतरित कृषि क्या है, कृषि वह तरीका जिसमें वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को जलाकर मिट्टी में मिलाया जाता है, और मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उस स्थान को छोड़कर जब दूसरी जगह कृषि की जाती है तो इसको स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि की निम्नलिखित हानियाँ, इससे हरे भरे वन को नुकसान हो जाता है। जहाँ पर इस प्रकार कृषि की जाती है वहाँ मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब जलाया जाता है तो उसके पोषक तत्व जल जाते हैं मिट्टी के। वनों को जलाकर इसका राख उपयोग होता है जो पर्यावरण को नुकसान होता है। अब आते हैं रोपण कृषि। ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास जैसी एकल फसलें उगाई जाती है, रोपण कृषि कहलाती है। इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता है। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। सरकार निम्नलिखित तरीकों से किसानों में मदद करती है। सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाकर, खाद और बीज पर सब्सिडी देकर, सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देकर, कृषि के लिए किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर। सही उत्तर उद्यान कृषि क्या है, उद्यान कृषि फलों और सब्जियों को उगाना है। सुनहरा रेशा पटसन को बोला जाता है। कॉफ़ी जो होता है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रकार ये मेरा हम लोग चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।